नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि आतंकी सरगनाओं को लेकर पाकिस्तान में बवाल, क्योंकि बयान आ गया कि जितने भारत के मोस्ट वांटेड हैं उसको हम भारत को सौंप सकते हैं। तो इसके बाद खलबली मच गई वहां पर। बिलावल भुट्टो जो कभी एक से बढ़कर एक धमकियां देते थे, आप कह रहे हैं भारत को हम दे सकते हैं ये आतंकी। उसके बाद आज की खास चर्चा होगी, और आज की ये खास चर्चा बिहार में जो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर जो बवाल मचा दिया गया है। वो बवाल क्या, सियासी अफवाह कहिए, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई का समय तय किया है। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज एक और बड़ी खबर पर बात करेंगे कि कर्नाटक में एक बार फिर से खटाखट की मार सामने आई है। विधायक कह रहे हैं कि या तो सड़क ले लो या नहीं तो फ्रीबी ले लो, यानी कि जो मुफ्त रेवड़ी है वो ले लो या सड़क ले लो। यानी बात बिल्कुल साफ है कि खटाखट इकोनॉमी की मार कर्नाटक के लोगों पर पड़ रही है, और इस बीच कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। 21वीं सदी के निर्णयों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बताया अहम। वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार पर पीएम मोदी का जोर। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए ब्रिक्स देश। घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती। कहा, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद का समर्थन स्वीकार्य नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि विकास के लिए एकीकृत सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। कहा, एक राष्ट्र एक कृषि और एक कृषि एक टीम के सिद्धांत के तहत बनाई जानी चाहिए एक राष्ट्रीय टीम। तेजी से विकास के लिए सबके प्रयास से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में करे काम। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी भारत के घरेलू हथियारों की ताकत। रक्षा सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है देश। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं की गई हैं दायर। और कर्नाटक के आम लोगों पर भारी पड़ रही है फ्रीबी वाली खटाखट इकोनॉमी। राज्य में कई सरकारी विभागों और निगमों में महीनों से नहीं मिल रही है सैलरी। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां आतंकी सरगनाओं के मामले पर बवाल मच गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक बयान ने पाकिस्तान में यह बहस तेज कर दिया है कि हाफिज सईद एक मीडिया इंटरव्यू में हाफिज सईद के बारे में बोला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंप सकता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को पाकिस्तान सौंप सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है बिलावल ने। तो क्या बिलावल भुट्टो ये मान रहे हैं कि भारत के दर्जनों डोजियर्स भेजने के बावजूद इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है? क्या अब वो बातचीत की पेशकश में पाकिस्तान की नई भूमिका रखना चाहते हैं? हालांकि कुछ ही दिनों पहले अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान को नहीं पता कि मसूद अजहर कहां छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शायद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अजहर परिवार के लोगों की मौत पर वो बहावलपुर गया था। बिलावल के ताजा बयान के बाद पाकिस्तान में आतंकी कारकुन काफी खफा हैं। मीडिया के हवाले से बिलावल के घर तोड़फोड़ की भी खबर आ रही है। और इस बीच लश्कर ए तैयबा के प्रमुख रहे हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो या तो जमीनी हकीकत से अनजान है या दुश्मन की नैरेटिव को ही बढ़ावा दे रहे हैं।
उसने सवाल किया, क्या किसी देश का प्रतिनिधि नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने के बारे में बात कर सकता है क्या? तलहा ने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि सईद की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के हित में रही है, उसे कोई हुकूमत उसका कैसे विरोध कर सकती है। उधर 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। एनआईए की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। अब तक दर्जनों सबूत के बावजूद पाकिस्तान अपने आतंकी सरगनाओं को बचा रहा था, लेकिन उसकी करतूत अब दुनिया में जग जाहिर होने लगी है और बिलावल के बयान ने तो समझिए खलबली मचा दी है। तो हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। पाकिस्तानी नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंप सकता है। Not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. We provide groups of our concern, they provide groups of their concern. That's how we managed to thwart attacks here in London, thwart attacks in New York, thwart attacks in Pakistan. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the West has now handed over to a group that once upon a time they called terrorists and now they call the people in charge of Afghanistan. Right. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. और आतंकी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, उसने बिलावल भुट्टो के इस बयान की तीखी आलोचना की है। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से बिलावल भुट्टो के बयान से आतंकी बिलबिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिलावल का बयान जो है वो कितना भरोसेमंद है। और वही बिलावल है ना जो अभी भारत को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, वो अब इस तरह की बातें कर क्यों रहा है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो कि रणनीतिक और राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी जो डिफेंस एक्सपर्ट यानी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीपी पांडे सर। धन्यवाद आपका लाचन जी, आपसे जुड़ने का। जी मैं सबसे पहले वही जी सबसे पहले वही समझना चाहूंगा कि ये वही बिलावल है ना जो अभी कुछ दिनों पहले बड़ी बड़ी एकदम बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, अब अल जजीरा से कह रहे हैं कि हम भारत को सौंप भी सकते हैं। कैसे हो गया ये हृदय परिवर्तन, इतना अच्छा वाला हृदय परिवर्तन सर? देखिए, ये हृदय परिवर्तन अगर आप ये समझते हैं कि राजनीति कारणों से हुआ है तो ये गलत है। पहली बात है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। ये एक तो मेरे ख्याल से मैं ये मानूंगा कि पाकिस्तान के की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी एक मैच्योरिश स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, आसिम मुनीर जो इनके मुल्ला चीफ हैं, उनको भी मालूम है कि ये इनका जो बड़पोलापन है, बोलापन है, ये कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है। मगर ये थोड़ा सूटेड बूटेड है, अच्छी अंग्रेजी थोड़ा सा स्टाइल से बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि जब विदेश लोग भेजे जा रहे थे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को सिलेक्ट करके भेजा है उस काम के लिए। तो एक उनका एक एक्सटर्नल ऑडियंस, जो एक बाहर के लिए ऑडियंस को जो बातचीत करना है, वो बिलावल को इस्तेमाल कर रहे हैं।
मगर जो इंटरनल उनको ये समझ नहीं आती कई बार बिलावल को कि आप बाहर के लोगों को जो स्टेटमेंट देते हैं वो घर के अंदर उसका क्या असर पड़ता है। तो ये बड़ा जो बयान है उनका, एक तरफ को धमका रहे थे, जब वो इंटरनल ऑडियंस को बात करते हैं तो धमकाने की बात करते हैं कि अगर पानी रुक जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, मगर जब एक्सटर्नल ऑडियंस को बात करते हैं तो कुछ और बात करते हैं, एक बड़े समझदार तरीके से बात करते हैं। मगर एक कैविएट डाला उन्होंने बहुत प्यारा सा, वो ये डाला कि पूरी नेटो की देश और अमेरिका मिल करके जब अफगान के अंदर टेररिस्ट को नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम पाकिस्तान वाले कैसे डाल सकते। बड़ी प्यारी सी चीज डाली है उन्होंने, और ये घुमा के रख दिया कि भाई अगर हमको जगह बता दी जाएगी तो हम पढ़ के बता देंगे। इससे पहले कितने लोगों के डोजियर, कितने लोगों की लोकेशन पाकिस्तान को बताया जा चुका है, और वो उसके बारे में कुछ काम, इनफैक्ट आपको पता ही है कि ये ऑप सिंदूर के बाद में कितने यूएस सैंक्शन टेररिस्ट लीडर, हाफिज सईद को छोड़ दीजिए, अजहर मसूद को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो इनके आला अफसरों के सामने आकर के नमाज पढ़ रहे हैं डेड बॉडीज के सामने, बिल्कुल, और खुल करके पीओजेके के अंदर चारों तरफ जाकर के इलेक्शन रैली टाइप, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रही है कि हम हार गए तो क्या हुआ, हम तो जीत गए। तो ये है कि इनका दोगलापन, दो मुहापन बात करने का जो तरीका है, ये आज का नहीं है, ये काफी स्टैब्लिश काम है। लेकिन जिस तरह से तलहा सईद ने बयान दिया है सर, तलहा सईद ने जिस तरह बयान दिया, एक तरह से तलहा सईद ने दिखा दिया कि भाई मतलब इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें ना करो, बहुत ज्यादा औकात तुम लोगों की है नहीं। ये तलहा सईद के बयान में आत्मविश्वास देखा आपने कितना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये आत्मविश्वास नहीं है, उसने दो चीजें बोली हैं, उसके स्टेटमेंट में दो चीजें बड़ी जाहिर आती हैं। वो ये बोलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हाफिज सईद ने आज तक कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है। उसने ये नहीं बोला मैंने बाहर, और जो भी काम किया हमने पाकिस्तान के लिए किया है। तो ऐसी चीज बोलना गलत है, और इसी वजह से पूरे कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, इसलिए हम आज तक बचते रहे हैं। वो ये भी बताता है कि पूरा एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है, और ये चीज को दुनिया को गौर करना चाहिए कि मेरा टेररिस्ट मेरे घर में जो कुछ ना करे वो सही है, तुम्हारे घर में डाका डाले और खून खराबा करे तो वो सही है, मगर मेरे घर के अंदर काम नहीं कर रहा गलत तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन तो एक ये बात, जो चीज है ना, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वो तलहा ने बड़े साफ साफ तरीके से बोल दिया। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, यहाँ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, एक तरह से तलहा सईद ने यह भी कहा कि भूलो मत कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, जिसे कहते हैं ना कि एक उलाहना देना, एक दिखाना कि देखो हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है। ये अपने आप में बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान के कहने पर तलहा सईद, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, उसका वो उलाहना दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को। मैं जनरल साहब अभी जो बता रहे थे उसी में थोड़ा सा मैं जोड़ता हूँ। अभी ताज़ा खबर मैं ये दे रहा हूँ कि 26/11 हमले, आतंकी हमले के जो मास्टर माइंड में से कुछ लोग में तहब्बुर राना भी थे, और उस समय में तहब्बुर राना मुंबई में भी था जिस समय में वो अटैक हुआ था। आज तहब्बुर राना ने एनआईए के जो कस्टडी में है, वो मुंबई क्राइम ब्यूरो के अपने इसमें बताया है कि मुंबई हमले में वो सीधे इन्वॉल्व था जी। वो ये भी बताया था कि वो डायरेक्टली सीधे पाकिस्तान आर्मी का एक एजेंट के रूप में काम करता रहा है जी। तो ये दिखाता है लाल जी कि मोदी सरकार सबूत को लेके आतंकी सरगनाओं के पीछे ढूंढ निकालने में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, बिल्कुल, कि तहब्बुर राना वापस आया है। तहब्बुर राना एक एक सबूत को, एक एक चीजों को सामने में ला रहा है। तो पाकिस्तान की जो कम से कम अभी जो हुकूमत है वो बात जानती है कि कम से कम मोदी के सरकार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोजियर भेज देगा और आपको इस बात के लिए निश्चिंत कर देगा कि आप अपनी कार्रवाई करें या ना करें जी। आज FATF में जवाब देना है पाकिस्तान को, कल वो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में जा सकता है जी।
बिलावल भुट्टो के जवाब को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कुछ कह दिया था। पाकिस्तान के अभी आपने देखा कि ग्लोबल रिच में बिलावल भुट्टो को ही पाकिस्तानी हुकूमत ने भेजा था। बिल्कुल। और सारे कंट्री में वो सारे इंटरनेशनल मंच पर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की बात को मजबूती से रख रहे थे। अगर बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। एक वजह तो सीधे है कि भारत को जो सीधा सीधी भारत किसी भी चुनाव बातचीत के लिए सीधा एक कंडीशन रखा है कि गन और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। तो भारत को ये बात पाकिस्तान को पता है जी। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि मोदी सरकार में आप कोई बायां दायां कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको अगर सबूत दिया है तो आपको उसको कटघरे में खड़ा करना होगा। बिल्कुल। तो ये जो जस्टिस का जो इच्छा शक्ति गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हमारे लोगों पे अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे हम जस्टिस में के दायरे में लाएंगे। तो हाफिज सईद को और मसूद अजहर के बारे में बिलावल का जो ये इंटरव्यू है, ये साक्षात और कन्फेशन है, इसको हम ऐसे नहीं मानते। हमें ये बात पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान इस समय में बातचीत के लिए जितने व्यग्रता दिखा रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा वजह है। चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को ही आप देख लें, चाहे भारत के साथ रिश्ते हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, FATF में फिर से ब्लैक लिस्ट होने का खतरा हो, ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा हो, तहव्वुर राणे के खुलासे, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी, चाहे तहव्वुर राणे के खुलासे हो या फिर तलहा सईद ने जो आईना दिखाया है, पाकिस्तान के नकाब को एक तरह से ये दोनों मिलकर के नोच रहे हैं और पाकिस्तान लगातार पर्दे डाल रहा है ताकि FATF में ग्रे लिस्ट में ना जाए, ब्लैक लिस्ट में ना जाए। ये बिल्कुल नरेश ने इतनी साफ साफ बात कह दी। और ये एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल करके बड़ी सेंसिबल स्टेटमेंट और बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा। इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक जी। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा कि देखिए, जो नरेश जी ने बोला, बहुत साफ साफ उन्होंने कई बातें रख दी हैं साथ में। ये जो एक स्टेटमेंट जो देना है इस वक्त के अंदर, ये एक पूरी दुनिया को दिखाना कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं है, हमें FATF का जो लोन आपने सैंक्शन किया है वो खुलेआम मिलना चाहिए। मगर दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनको हिट करने वाला है वो IWT के बारे में बात करनी है। वो भी एक पब्लिक परसेप्शन, नॉट लोकल परसेप्शन, बट दुनिया के सामने को परसेप्शन बनाना बड़ा जरूरी है कि हम लोग सभ्य देश है, हम टेरर के साथ नहीं चलते। दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल लगी हुई है बेनकाब करने के लिए। अब तहव्वुर राणा को लेके आना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है, खासतौर से उस वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान ने दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टेररिस्ट जो अमेरिका को चाहिए थे उन्होंने हैंड ओवर किया, राइट। ऐसे मौके पे तहव्वुर राणा का आना और उसका ये एक्सेप्टेंस करना, पहलगाम वाला इंसिडेंट हो जाना, और जो आपको याद होगा जयशंकर जी ने भी और जो हमारे कई एम्बेसडर्स थे उन्होंने विदेशों में जाकर के वो फोटोग्राफ दिखाई जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो कैसे आर्मी के साथ में मिल करके ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं ऑफ सिंदूर के स्ट्राइक के बारे में। ये जब सारी चीजें प्रोजेक्ट की गई हैं तो एक ये भी हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करने का तरीका है। ऑफ सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑफ सिंदूर के अंदर मिलिट्री एक्शन भले बंद हुआ है, मगर ये जो एक MEA की तरफ से एक्सटर्नल इकोनॉमी, IWT हर चीजों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक कॉर्नर में लेके जाने की कोशिश चल रही है गवर्नमेंट की, ताकि जो ये पैसा मिला है वो पैसा ना मिले, बिल्कुल मिल भी जाए तो ये एक्सपोज हो जाए। वरना ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत ही स्लिपी कौम है, जी बगल में छुरी रख के चलने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हथियारों से हमले भले इस समय नहीं हो रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी पाकिस्तान की ऐसी है कि पाकिस्तान में खलबली है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी इस खास चर्चा में।
और विनोद जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। हम आगे चल करके एक बड़ी राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं और उस राजनीतिक चर्चा की जो उपज हुई है वो बिहार में जो वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण हो रही है उससे जुड़ी हुई चर्चा है, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो बातें अफवाह फैलाई जा रही है वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर, क्योंकि उसके पीछे बहुत राजनीति है। हालांकि अब यह कानूनी भी हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। SIR फॉर्म्स के मुद्रण और वितरण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने यह भी खुलासा किया है कि SIR में कोई बदलाव नहीं है, यह कुछ लोगों का सिर्फ अफवाह है। अब तक 25% फॉर्म मतदाताओं से कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें 8% फॉर्म अपलोड किया भी जा चुका है। लेकिन RJD के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसे अविलंब रोका जाए। जनता में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर काफी कंफ्यूजन है। लोगों के पास कागज के बदले आधार कार्ड हैं। उन्होंने मांग की है कि जब देश में आधार कार्ड मान्य है तो फिर बिहार में इसकी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। बिहार के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में RJD, TMC और कई अन्य NGO ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। कोर्ट में तत्काल इस कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अब 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई का भरोसा फिलहाल दिया है। उधर TMC को अंदेशा है कि बिहार में जो विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होगा उसके बाद फिर इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। इसी अंदेशे से पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जबकि अन्य राजनीतिक दलों का तर्क है कि SIR में कोई मतदाता पेपर नहीं दे पाएंगे और अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो सवाल यह है कि वोट देने का अधिकार किसी भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या वोट देने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, यह पुनरीक्षण करना भी चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? चुनाव आयोग के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगी। पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को नई मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी और 1 सितंबर तक शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार होगा, यानी पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा। वहीं 30 अगस्त तक दस्तावेज न देने पर जांच होगी और उसके बाद ही नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ लोग बिना SIR के निर्देशों को पढ़े ही भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों से और ऐसे बयानों से सावधान रहने की जरूरत है। सवाल यह है कि 1 लाख से भी ज्यादा चुनाव अधिकारी हर घर दस्तक देकर लोगों को फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शामिल करके इसे और कारगर बना सकते हैं। किसने रोका है आपको? वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाले लोगों को इस ताजा पहल का स्वागत करना चाहिए, लेकिन मामले में जमकर राजनीति हो रही है। और इसी राजनीति के तहत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। संशोधन में कुछ स्पष्ट ही नहीं है। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे
और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए। तो आरजेडी की तो आपने बात सुन ली, अब जरा कांग्रेस की बात सुनिए। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग तो भाजपा के इशारों पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विपक्ष का विरोध करना सही नहीं है। चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें, मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने तर्क हैं, कितने सही हैं और कितने इसमें अफवाह है और कितनी इसमें राजनीति है। इसी पर आज हम ये खास चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं, जो चुनाव आयोग पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों पर। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़ गए हैं और साथ में संदीप त्रिपाठी जी, जो कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। आगे चल करके हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। फिलहाल नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं जरा ऋषि कुमार से, अपने संवाददाता से। ऋषि, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये सब मान रहे हैं। चुनाव आयोग को ये गहन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार है, ये भी बिल्कुल सिद्ध बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या है कहां और जो कुछ आशंका राजनीतिक दलों के नेता उठा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने अपना क्या पक्ष रखा है? क्योंकि डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने में जो काम पहले एक हफ्ते में होता था वो अब 1 घंटे में हो जाता है। चुनाव आयोग का क्या तर्क है ऋषि? देखिए लालचंद, जहाँ तक चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो हम जानते हैं कि चुनाव आयोग इस सूची को, यानी कि मतदाता सूची को सेक्रेड लिस्ट बोलता है। यानी कि ऐसी सूची जो पूरी तरीके से पवित्र है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो तय प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। लेकिन इसको सेक्रेड बनाए रखने के लिए एक निरंतर प्रयास भी होता है। उसी प्रयासों के तहत ये जो SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है कि इसमें कितने मतदाता ऐसे हैं जो जेन्युइन है और कितने ऐसे हैं जो गड़बड़ है या जिनके पास दस्तावेज नहीं है लेकिन फिर भी वो सूची में है। क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है? क्या कुछ ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में भी मतदाता हैं? तो ये जो प्रक्रिया है ये कोई पहली बार प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये प्रक्रिया इस बार एक तय समय में की जा रही है और इसके लिए तय समय मुकर्रर किया गया। हालांकि समय पहले भी होता था लेकिन वो एक लंबा समय होता था। हम जानते हैं कि 6 महीने पहले से किसी भी राज्य में अगर चुनाव होने होते हैं तो 6 महीने पहले से चुनाव आयोग के पास ये अधिकार आ जाते हैं कि वो चुनाव संबंधी जो भी प्रावधान हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर सके। उसी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है ये जो लिस्ट है, मतदाता सूची है। क्योंकि अगर मतदाता सूची ही सही नहीं होगी तो किस तरीके से गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं, बिल्कुल, किस तरीके से आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। और अब तो जो हमने देखा है कि
अभी जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद उसमें सबसे ज्यादा आरोप तो मतदाता सूची को लेकर ही विपक्ष ने लगाए, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो। अब ऐसे में जब इस सूची को पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से, क्योंकि किसी का भी नाम अगर सूची में है तो उसे दो चीजें साबित जरूर करनी होती है। ये कोई पहली बार नहीं है। पहली बात तो ये कि वो 18 वर्ष का हो चुका हो, यानी कि कोई भी अगर 17 वर्ष का अगर है तो वो कैसे सूची में शामिल होगा। बिल्कुल। तो उसने ये आंकड़ा दिया होगा अपना, कोई न कोई बताया होगा कि ये 18 वर्ष का हो चुका है। जी जी जी। दूसरा, वो वहाँ का निवासी होना चाहिए, तो उसने पहले भी बताया होगा कि वो यहाँ का निवासी है। तो यही बात आयोग कह रहा है कि हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या क्या है? बिल्कुल समस्या इसमें राजनीतिक है कि किस तरीके से इसको राजनीतिक रूप में, क्योंकि जब भी कोई काम तेजी से होता है तो एक जनता के बीच में भ्रम की स्थिति तो बनती है। ठीक है। और कम्युनिकेशन का गैप होता है, लोगों को डरा दिया जाता है कि तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे जी। तो उसमें हर तरीके के इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाते हैं लोगों के कि हम तुम्हारा नाम जुड़वा देंगे या तुम्हारा नाम नहीं कटने देंगे। तो ऐसे तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस का फायदा राजनीतिक दलों ने उठाने की कोशिश। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम पटेल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रेम पटेल जी इस चर्चा में आपका। मैं आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा विनोद जी के पास, अपने सलाहकार संपादक के पास चलता हूं। विनोद जी, ऋषि अभी एक बात का बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट जिक्र किया कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो विपक्षी नेता हैं उनका जो हमले का शिफ्ट है ना, वो ईवीएम से वोटर लिस्ट पे चला गया है। हाल के दिनों में हमने देखा कि पहले ईवीएम पर ज्यादा हमले होते थे, अभी वोटर लिस्ट पर ज्यादा हमले होने लगे हैं। उसी को तो ठीक किया जा रहा है, उसी को तो दुरुस्त कर रहा है चुनाव आयोग। उसके बाद भी दिक्कत, ये दिक्कत कितनी असली और कितनी नकली दिक्कत है, और इस दिक्कत से आखिर इस दिक्कत के पीछे की दिक्कत क्या है विनोद जी? निखिल, अगर आप ये लाल जी अगर आपने बिहार को देखें तो बिहार में चुनाव है तो अफवाह का बाजार गर्म है जी। ये हम लोग पहले भी सुनते रहे, लेकिन अफवाहों की सियासत में आज मैं एक बुजुर्ग हमारे पत्रकार हैं पटना के सुरेंद्र किशोर जी, उनका पढ़ रहा था जी। तो उन्होंने बताया कि अगर जो सीएए के नाम पे दिल्ली में और कई राज्यों में जिस तरह के अफवाह को लेके चला था वो आंदोलन, और उसमें कई तरह के दंगे हुए, फसाद हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर वो सीएए के अफवाह पे फैलाने वालों पे कार्रवाई हुई होती तो बिहार में इस एसआईआर पे शायद ये अफवाह की गुंजाइश नहीं बचती थी। तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है, वो किसी भी चीज़ों को मुद्दा बना के कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये अफवाह की जो सियासत है वो सियासत लोगों को शायद इस बात को भ्रम डालने के लिए काफी है कि आप सीएए की तरह इसमें भी कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी, आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएंगे तो फिर आपका बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा। सीएए में कितने लोगों की नागरिकता छीनी ये बात आपको खुद पता होगा। लेकिन अब सवाल है कि ये भ्रम की जो सियासत है, इस सियासत को लेके इलेक्शन कमीशन का आज का मैं बताता हूँ जी कि इलेक्शन कमीशन का आज का जो डाटा है उसमें 1,69,00,000 लोग अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। बताइए, 25% फॉर्म जो है वो अपलोड हो चुका है। अब आप बताइए कि जब इतने तरीके से 1 लाख से ज्यादा बीएलओ लोगों के घर घर पहुंच करके लोगों से जानकारी ले रहे हैं, ये प्राइमरी है, ये भी बात समझने की जरूरत है कि इसमें अगर किसी का छूट जाता है या वो पेपर जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अगले जुलाई के पूरे 31 के बाद में ये गुंजाइश बचेगी, पूरा महीना बचेगा कि उसके बाद उसका एक फिजिकल भी वेरिफिकेशन होगा, उसमें लोगों की ये दिक्कतों को और तरीके से उसको एनालिसिस किया जाएगा। अब ये सारी चीजें जब इलेक्शन कमीशन आपको ये बात बता रहा है, बार बार बताने के बाद भी आप सीधे इलेक्शन कमीशन पे टारगेट करते हैं, तो ये बात तो कम से कम माननी पड़ेगी कि आपको इस भ्रम से कुछ एक नई सियासत का आप एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और मुद्दा संदीप जी जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि ईवीएम से ज्यादा अब बात वोटर लिस्ट पर होने लगी, सवाल ज्यादा वोटर लिस्ट पर उठने लगे। वोटर लिस्ट को ही तो दुरुस्त किया जा रहा है। जब वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है तो दिक्कत कहां पर संदीप जी, ये बताइए, विपक्षी पार्टियों को इससे क्या प्रॉब्लम है? और बल्कि होना तो यह चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दीजिए चुनाव आयोग का सहयोग करने के लिए कि आपका या कोई भी वोटर छूट ना जाए।
और बिल्कुल दुरुस्त वोटर लिस्ट आए और चुनाव हो, इसमें दिक्कत क्या है? संदीप जी। लगता है संदीप जी की आवाज नहीं आ रही। संदीप जी जरा अनम्यूट कीजिए, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए। हाँ, अब आ रही। किसी को लग रहा है कि जो है वोटर लिस्ट में दिक्कत है या जो है या हमको या विपक्ष जो सब आ रहा है, तो पूरे देश के चुनाव हो रहे हैं। बिहार संदीप जी की आवाज में कुछ दिक्कत है। पूरे देश के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो देश में नहीं उठते, सारे देश में साफ खत्म हुआ। लेकिन लाल जी फिर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये बंदी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? संदीप जी आपकी आवाज बहुत कट करके आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपको जोड़ूं, दोबारा जोड़ता हूं, शायद उसके बाद आपसे अच्छी तरह से बातचीत हो पाएगी। कुछ बीच में ब्रेकेज आ रही है। हाँ, जरा एक बार फिर से बोलिए, तो बोलिए एक बार फिर से संदीप जी। आवाज हाँ, अब बोलिए, तो बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर ये बंदी है और ये जिस तरीके से संदीप जी मुझे लगता है थोड़ी आवाज कट रही है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवा लेता हूं, शायद आवाज अच्छी हो जाएगी। अभी बस थोड़ी देर बाद आपको फिर से कनेक्ट करता हूं। इस बीच ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि, जो चुनाव आयोग ने, आपने एक बात कही कि देखिए मुख्य अगर बात कहिए तो ये बात उठाई जा रही है कि भाई ऐसा है कि जो समय है वो कम है। ये बात कही जा रही है ना कि समय कम है। लेकिन दूसरा पहलू, एक पहलू मैंने बताया कि डिजिटल जमाना है, जो चीजें हफ्ते में होती थी वो 1 घंटे में हो जाती हैं। दूसरी बात यह कि अभी हम बात कर रहे थे कि पूरा महीना है इस प्रोसेस के लिए, उसके बाद 1 महीना जो है वो दावा करने के लिए भी है कि भाई आपको कोई गड़बड़ी है तो उसमें आप दावा कर लीजिए, उसको दुरुस्त करेंगे। इतना समय क्या काफी नहीं है ऋषि? ऐसे में जो एक आम मतदाता है उसके लिए दिक्कत कहां पर है? और अगर आधार कार्ड, क्योंकि मैं अब जो बात मैं कर रहा हूं, अब बात मैं मतदाताओं के लिए, आम लोगों के लिए कर रहा हूं कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल है कि आधार कार्ड क्यों नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे घुसपैठियों ने आधार कार्ड बनवा लिया है, नकली आधार कार्ड। और कहां से बनवाया? देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में आधार कार्ड थोक के भाव में बना करके घुसपैठियों को दिया जाता है और वो दूसरी जगह फैल जाते हैं जाकर के। तो ऐसे में इसी वजह से आधार कार्ड को नहीं माना गया है। एक आम मतदाता को ऋषि क्या दिक्कत आ सकती है, जरा बताइए। टिकेलाल से मुझे लगता है आम मतदाता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आधार कार्ड नहीं था तब भी तो मतदाता सूची बनती थी। बिल्कुल। वो मतदाता सूची किस आधार पर बनती थी, वही आधार आज बचा हुआ है। और चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा था कि हम आधार को मतदाता सूची से जोड़ना चाहते हैं, तो उसका विरोध हुआ था कि इससे जो है निजता का खंडन होगा, जानकारियां लीक हो जाएंगी, उसका विरोध किया गया था। अब समस्या ये आती है, और जहां तक मेरे हिसाब से ये जो पूरा का पूरा समय भी बात है ना, समय पहले भी इतना ही रखा जाता था जी। बस इसका जो मुझे लगता है नाम कर दिया गया है SIR, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। पहले सामान्य तौर पर यही होता था कि 1 महीने तक आपको नाम जुड़वा लेने, उसके बाद आपको इतने समय में अपना चेक कर लेना है अगर आपका सूची में नाम नहीं है। 1-1 महीने का 15-15 दिन का टाइम ही दिया जाता था। लेकिन इस बार जो स्पेशल जो वर्ड आ गया है, मुझे लगता है इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है। और इसके मामले में एक बहुत बड़ा जो भ्रांति भी फैलाई गई है, उसका भी दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि किसी भी चीज को, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2006 के आसपास पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, और उस समय चुनाव आयोग ने कुछ प्रयास किए थे, और उस समय वामपंथियों की सरकार हुआ करती थी। उस समय कहा गया था और आयोग की तरफ से कोशिश की गई थी कि वहां पर रिगिंग ना हो। अब रिगिंग को रोकने के लिए आयोग की तरफ से एक शब्द का प्रयोग कर लिया गया, साइंटिफिक रिगिंग। ठीक है, कि हम हर तरीके की रिगिंग को रोकेंगे। इसी बड़ा मुद्दा बना लिया गया था और कहा गया था कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उन्हें वोटिंग करना नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दा बनाने की जो पॉलिटिक्स है, उसी का तो समाधान चुनाव आयोग दे रहा है। अब जैसे कि मैं लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल। और अब जी
जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, प्रेम पटेल जी भी जुड़ गए। प्रेम पटेल जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले जरा विपक्ष के सवाल को ले लेता हूं, उनके बातों का जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए आपके पास बाद में आऊंगा। थोड़ा संदीप जी का सवाल ले लेता हूं, फिर उस पर आपका जवाब देना अच्छा लगेगा, इसीलिए आपके पास अभी आता हूं मैं संदीप जी की बात लेकर के। संदीप जी बताइए। लाल जी, पहली बात तो वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराने के पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते थे, फॉर्म भरा जाता था, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बात है, डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं कि 2003 की सूची में जिनका नाम होगा उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके बाद के लोग जो भी 2024 की वोटिंग जिन्होंने की है उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक कि जो है बनिस्बत एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, बाबू हुसैन बनाम चुनाव आयोग या रजिस्टर्ड चुनाव आयोग, उसमें कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। कोर्ट ये कहा था कि अगर कोई वोट पहले दे लिया है तो यह बात फैक्ट है कि उसके मतलब है कि वो एलिजिबल था, तभी उसने वोट दिया है। आपने ही वोट दिलाया, आपने ही सरकार चुन ली, आपने ही उसी वोट से विधायक चुन लिया, और फिर आप उसी से कह रहे हो कि आप अपनी जो है वैधानिक अभी करिए, तो ये तो हास्यास्पद है। चुनाव आयोग को मैं ये कहता हूं कि अगर वो वैधानिक नहीं है तो चुनाव आयोग ये साबित करे कि वो वैधानिक इसी के लिए ना गहन पुनरीक्षण होता है संदीप जी, इसी के लिए ना गहन पुनरीक्षण होता है, जो कि 2003 में होकर के रुक गया था, 2003 में होकर के रुक गया था, उसी का तो कंटिन्यूएशन है। आते हैं लाल जी, बात अभी आपने कहा सवाल ना, तो सवाल आ जाए। हाँ। जब अगर कोर्ट ने इस बारे में निर्णय दिया है, जो विषय है इसी पर एक डिसीजन आया है, जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो चुनाव आयोग ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया, विज्ञापन जारी किया। उस विज्ञापन में ये कहा इन्होंने, चुनाव आयोग ने, कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगा दे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ठीक है वो फॉर्म जमा कर दे। तो कोर्ट का अगर आप हवाला दे ही रहे हैं, कोर्ट का अगर हवाला दे ही रहे हैं, तो थर्सडे को आने वाले गुरुवार को तो सुनवाई है ही सुप्रीम कोर्ट में। मैं आता हूं आपके पास, हम लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आता हूं जरा प्रेम पटेल जी को मुझे शामिल कर लेने दीजिए, फिर दोबारा लौटता हूं। प्रेम पटेल जी को शामिल करके दोबारा लौटता हूं। सर लाल जी सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या वो जो है वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है, इसका जवाब चुनाव आयोग भी देगा, इसका जवाब चुनाव आयोग भी देगा, आपको भी देगा, और कोर्ट में पूछा जाएगा तो कोर्ट में भी देगा, निश्चित तौर पर देगा। प्रेम पटेल जी ये बताइए, प्रेम पटेल जी, विपक्ष की आशंका है कि कहीं बहुत सारे वोटर जो हैं वो छूट ना जाएं, इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप क्या कर रहे हैं कि आम लोगों को परेशानी ना हो, आम लोग जो जेन्युइन वोटर हैं वो ना छूटे, और जिन घुसपैठियों ने धोखे से वोटर लिस्ट में जगह बना ली है उनको बाहर करना बिल्कुल सुनिश्चित हो। बताइए प्रेम पटेल जी। देखिए ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराना, और इस काम को चुनाव आयोग लगातार जो है लंबे समय से कर रही है। जब से प्रथम चुनाव 1952 में हुए उस समय से जो है चुनाव आयोग कर रही है, स्वतंत्र तरीके से वो अपने काम को वो सुधार करती रहती है कि कैसे हम निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं। इस काम को अभी तो हो रहा है, सत्यापन कराए जा रहे हैं। ये 7 करोड़ 80 लाख बिहार के अंदर में मतदाता है, इसमें से 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं का सत्यापन 2003 में कराए गए थे। उसके बाद जो है गहन पुनरीक्षण, जिसका गहन पुनरीक्षण हम लोग कहते हैं, 2003 में कराया गया था। उसके बाद के जो मतदाता जुड़े हैं लगभग 3.25 करोड़ संख्या है, उनका जो है पुनरीक्षण नहीं हो सका है, तो उन्हीं लोगों का सत्यापन कराने की बात हो रही है। जहां तक है कि बीएलओ एक बूथ पर होते हैं, एक बूथ पर 1000 वोटर होते हैं, लगभग जो है 200 से 250 परिवार। संदीप जी के उस सवाल का प्रेम जी जवाब दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार अगर किसी ने वोट दे दिया तो आप उनको क्यों हटाना चाहते हैं? सभी पार्टियों के बीएलए 2 है, सभी पार्टियों के, उनकी भी जिम्मेवारी है अपने अपने जो उनके समर्थक मतदाता है उनका फॉर्म भरा करके जमा हो जाए, इसकी जिम्मेवारी। इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा तंत्र सारे लगे हुए हैं, ये कोई छूटेगा नहीं। एक मतदाता जो है सभी का जो है नाम जुड़ेगा, सही मतदाता जो होंगे, जिनका 2 जगह 3 जगह नाम होगा, जो फर्जी तरीके से होंगे,
उन सबको जो है परेशान ये तर्क है, ये तर्क है कि कई लोगों के नाम कई राज्यों में होते हैं, कई लोगों के नाम कई राज्यों में वोटर लिस्ट में होते हैं, ये सच है। आधार कार्ड का विरोध किसने किया सर? आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही, सबने स्वागत किया था। कोई एक पार्टी का नाम बता दिया जिसने विरोध किया था। अब वो आधार कार्ड को ही दिया, उसको बेस ही खत्म कर दिया। किसी एक पार्टी बेस तो इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो देश के गृह मंत्री कह चुके हैं ना कि कैसे 24 परगना जिले में आधार कार्ड बनता है। मैं विनोद जी को लाता हूं। विनोद जी बोलिए। सर मैं बस आप लोगों का ये डिस्कशन है, त्रिपाठी जी ये आप लोगों का डिस्कशन है, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख देता हूं। आप बहुत सवाल उठाए, आप लोग अपना डिस्कस करते रहिएगा। मेरा सवाल ये है कि आप जब आधार कार्ड को बात करते हैं तो ये आधार कार्ड को लिंक करने का आपने ही पहले विरोध किया था। और दूसरी बात, आप कानूनी बात सुन लीजिए, कानूनी प्रक्रिया समझ लीजिए, कानूनी प्रक्रिया समझ लीजिए। भारत की नागरिकता के लिए आधार कार्ड आपको प्रूफ नहीं देता है। आप एक भारत के नागरिक हैं, ये आधार कार्ड नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि आप जहां के निवासी हैं, आपके पता को प्रूफ करता है। इसके अलावा वो नागरिकता आधार कार्ड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात के लिए ये बात चर्चा हो चुकी है जी। अब आप इस आधार कार्ड को लेके, अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उसकी मान्यता है तो बिहार में क्यों नहीं, तो वो एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं। आधार कार्ड किसी की नागरिकता की सर्टिफिकेट नहीं है। आधार कार्ड का मतलब से आपने कोई हासिल कर लिया, जैसे लालजी बता रहे थे, तो उससे वो कहीं पे वोटर होने का अधिकार नहीं रखता। बिल्कुल वोटर अधिकार जो रखता है, जो बात अभी पटेल साहब कह रहे थे कि 2003 तक वेरीफाइड है, ठीक है, उसी तरह के SIR में 4.5 लाख करोड़ लोगों का हो चुका है जी। तो इलेक्शन कमीशन ने 2003 का जो आप सवाल उठाया था, एक मॉडल दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको वेबसाइट पे रखा है। आप उसमें अगर आपके परिवार का आपका नाम है, आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नया वोटर अगर जुड़ता है तो उसको अगर ये आवश्यक एक नागरिकता के लिए देने की जरूरत है, तो इसमें भ्रम क्यों है, ये सवाल। बिल्कुल सवाल है। ऋषि की एक लाइन छूट गई थी, ऋषि आप कुछ उस समय कहना चाहते थे, पूरी कीजिए, उसके बाद में। अब मेरा कहना यही था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब तक जो प्रयास हुए हैं, मुझे लगता है हर उस नवीन प्रयास का अक्सर विरोध देखने को मिला है। ये भी एक ट्रेंड है, सही कह रहे हैं आप। समय की बात हो, चाहे आधार कार्ड के जोड़ने की प्रक्रिया का बात हो, चाहे वो अब जिस तरीके से, क्योंकि ये स्पेशल SIR के नाम से जब ये आया है, मुझे लगता है इसी से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि ये जो पूरी की प्रोसेस होती थी चुनाव के दौरान कि आपका नाम लिस्ट में शामिल होना है, सही बात है, हर कदम का विरोध करना जरूरी नहीं है, सही बात। समय की कमी है फिलहाल। आप सभी का शुक्रिया, ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, संदीप जी समय की कमी है, माफी के साथ शुक्रिया, और प्रेम जी माफी के साथ समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक में खटाखट की फ्रेश मार, ताजा मार पड़ी है। मार तो पड़ती रहती है, ताजा मार पड़ी है, उसी की बात करेंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि हम बात करेंगे कर्नाटक पर खटाखट की ताजा मार की। कर्नाटक के आम लोगों पर भारी पड़ रही है फ्रीबी वाली खटाखट इकोनॉमी। राज्य में कई सरकारी विभागों और निगमों में महीनों से नहीं मिल रही है सैलरी। कर्नाटक के इन सरकारी कर्मचारियों को है अपने ही वेतन का इंतजार। एक RTI से हुआ है वेतन नहीं मिलने के इस मामले का खुलासा। राज्य की विपक्षी बीजेपी ने कहा कि खटाखट इकोनॉमी का अब हो रहा है असर। सिद्धारमैया के सहयोगी विधायक ने एक ताजा बयान दे दिया, उससे भी फ्रीबी पर फिर से उठे सवाल। विधायक बसवराज राय रेड्डी के बयान से राज्य में राजनीतिक उबाल उठ गया है, क्योंकि विधायक ने जनता से कहा या तो सड़क ले लो या सरकार की कल्याणकारी योजना में से कोई एक चुन लो, यानी फ्रीबी ले लो या सड़क ले लो।
इस बीच कर्नाटक सरकार की एक मेडिकल पैनल का कोविड वैक्सीन को लेकर भी बड़ा दावा है। पैनल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक की वजह नहीं है। याद कीजिए, सीएम सिद्धारमैया ने हार्ट अटैक घटना की एक वजह इसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को माना था। लेकिन हाल ही में आईसीएमआर ने भी साफ तौर पर कहा था कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। तो पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कर्नाटक सरकार लूट और झूठ की सरकार है। यही है कांग्रेस का कर्नाटका में खटाखट मॉडल। वहां पर रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और केवल उन्हीं को नहीं, जो लॉरी ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी बताया कि उनको भी फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने के पैसे 6 महीने से नहीं दिए है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की सरकार की प्राथमिकता क्या है? लोगों पर, जनता पर बोझ बढ़ाना, हाई प्राइसेस चार्ज करना, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, बिजली सबके, और फिर एमएलएज और अपने मंत्रियों की सैलरी हाइक कर देना, अपना आलीशान घर मकान बनाना, अपने चीजों पर पैसे खर्च कर देना, मूडा स्कैम करना, वाल्मीकि स्कैम करना, किस प्रकार से हाउसिंग स्कैम हुआ वो देखा हमने। तो ये लूट और झूठ की सरकार है। झूठ बोलकर सत्ता में आए। और वही कर्नाटक भाजपा के नेता चलावादी नारायण का कहना है कि कर्नाटक सरकार सिर्फ गारंटी देती है, उसे पूरा नहीं करती। पहले बोला कर्नाटका नंबर 1 इन करप्शन, बाद में बोला पैसे नहीं है, सरकार में पैसे नहीं है। अभी बोल रहा है गारंटी नहीं पूछना, डेवलपमेंट पूछो। डेवलपमेंट होना चाहिए तो गारंटी नहीं। ये क्या बात है? ये माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नॉट हिज माइंडसेट, इट इज माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दे वांटेड टू गिव ए मैसेज, लोगों को पहुंचाना चाहिए पैसा नहीं है, हम इतने ही कर सकते हैं। तो चुनाव के लिए हम क्या वादा किया था वो दे रहा है। इससे कोई भी, इससे बहुत बड़ा काम नहीं होगा। डेवलपमेंट छोड़ के सीधे जुड़ते हैं बेंगलुरु से, हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ चुकी है इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, जिस तरह से एमएलए बसवराज का यह बयान आया है कि भाई दोनों में से कोई एक चीज ले लो, या तो सड़क ले लो या फिर फ्री भी ले लो। पहले भी याद कीजिए, डीके शिव कुमार अपने विधायकों को कहते थे कि कहां से एमएलए फंड मिलेगा, एमएलए फंड डेवलपमेंट का नहीं मिलेगा। तो ये जो बयान है, क्या यह सिद्धारमैया सरकार के लिए मुश्किल बनेगी? सिद्धरामैया सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर बसवराज राय रेड्डी खुद ये स्टेटमेंट दिए हैं। कल कोप्पला में एक फंक्शन में वो पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ पे एक फार्मर ने एक सवाल पूछा, सर हमें रास्ता चाहिए, लेकिन इसके बदले बसवराज राय रेड्डी ने क्या रिएक्ट किया, अगर आपको रास्ता चाहिए तो यहाँ पे गारंटी स्कीम हम रुकवा देंगे। मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी का यहाँ पे दर्शन होता है। इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी। इसके पहले भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी भी ऐसे ही कहा था कि हमने नहीं कहा था कि हर महीने हम गृह लक्ष्मी के पैसे देंगे। और एक सचिव है केजे जॉर्ज, उन्होंने भी कहा था कि ये सैलरी नहीं है, हर सैलरी, हर मंथ, हर महीने हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये पहले जब सत्ता से आने से पहले सिद्धरामैया की सरकार एक बात किए थे कि पंच गारंटी, सब लोगों को गारंटी। डीसीएम डीके शिव कुमार जी ने ही खुद कहा था काका साहेब को भी फ्री, सब लोगों को करंट फ्री, भाग्य लक्ष्मी आता है, 2000 आता है, लेकिन बहुत महीनों से 2000 भी नहीं आ रहा है और वहां पे चावल भी नहीं मिल रहा है। वहां पे फार्मर ने कहा कि ये यहाँ पे इंडिकेट करता है गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट जो है उनका जो पंच गारंटी है वो उसको पॉपुलराइज कर रही है रादर देन रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई बात नहीं है। अगर सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजर ये ऐसे बात करते हैं, एक शासक ही, विधायक ही ऐसे बात करता है, ये तो दर्शाता है कि सरकार की सिचुएशन कैसा है। ठीक है, एक और बड़ी खबर पर आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा और वो है कोविड वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई राज्य सरकार की कमेटी की। इसके पहले
जो ICMR है उसकी भी अभी 2-4 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उसने भी यही बात कही थी, लेकिन सिद्धारमैया मानने को तैयार ही नहीं थे। कह रहे थे नहीं ये हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। अब तो उनकी खुद की रिपोर्ट कह रही है। क्या आप सिद्धारमैया मानेंगे? क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया ज्योति? यस करेक्ट। सिद्धरामैया जी पहले से बीजेपी लीडर्स एलिगेशन कर रहे हैं। सिद्धरामैया यहाँ पे खुद डॉक्टर बन चुके हैं। सिद्धरामैया डायरेक्टली कनेक्शन है कि ये सडन हार्ट अटैक जो हो रहा है, सडन हार्ट अटैक और कोविड-19 वैक्सीन के बीच में लिंक है। लेकिन द कमिटी विच इज हेडेड बाय सिद्धरामैया गवर्नमेंट, डॉक्टर KS रविंद्रनाथ, जयदेवा हॉस्पिटल की डायरेक्टर और मेडिकल कमिटी जो बनाए थे, उस कमिटी ने एक रिपोर्ट दिया है। जुलाई 5 को कमिटी ने रिपोर्ट रिलीज किए थे। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सच डायरेक्ट लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड सडन हार्ट अटैक। हासना में जो 20 से ज्यादा हार्ट अटैक हुआ था, वहां पे जो सिद्धरामैया सरकार की जो सचिव लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी एक्सक्यूज किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोविड-19 वैक्सीन दिए हैं उसी के वजह से हुआ है। लेकिन कमिटी रिपोर्ट ने ये सारा सगट कहा है कि there is no single cause of COVID-19 वैक्सीन। ठीक है। इस कमिटी में कार्डियोलॉजिस्ट थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, वायरोलॉजिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। इन लोगों ने 45 उम्र के जो कम है उन लोगों को इस परीक्षा में लिए थे, लेकिन वहां पे कहीं पे भी एक कोविड-19 वैक्सीन की वजह से हुआ है ये नहीं मिला है। बिल्कुल। अब कम से कम अपनी ही इस रिपोर्ट से सिद्धारमैया जी कम से कम डॉक्टर नहीं बनेंगे, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी बेंगलुरु से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।